डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। आप मुझे देख रहे हैं हमारे चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे आरटी अकेडमी पर बोर्ड एग्जामिनेशंस को फोकस करते हुए। बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए क्लास 12th के आज एक नए चैप्टर की शुरुआत है। नया चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि जिसे हम शॉर्ट में एसी बोला करते हैं। स्वीट छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है, 3 से 4 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और आसान भी है, आराम से आएगा, बेहतर तरीके से आएगा, चिंता की कोई बात नहीं। आज क्या करेंगे? आज बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे और थोड़े बहुत एवरेज करंट निकालने की इच्छाएं जताएंगे। ठीक, काम करते हैं। क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? तो भैया करंट दो प्रकार का। पहला प्रकार कौन सा? पहला प्रकार है आपके लिए डायरेक्ट करंट, दूसरा कौन है? ऑल्टरनेटिंग करंट। हमने जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर किया था तो हम एक्चुअली उसमें डायरेक्ट करंट करके आए थे, और अब हम कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, तो कहानी थोड़ी तो बदलेगी। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जो यूनी डायरेक्शनल हो। यूनी डायरेक्शनल का मतलब जिसकी डायरेक्शन में कोई चेंज ना आए, यानी इस व्यक्ति की डायरेक्शन कभी भी जीवन काल में नहीं बदलेगी। तो किसी वायर में किसी रेजिस्टेंस के थ्रू किसी एक एंड से दूसरे एंड में ही हमेशा करंट जाएगा। तो अगर आपके पास कोई एक रेजिस्टेंस है तो उसका एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव ऑलवेज रहेगा। ये पोलैरिटी चेंज होने वाली नहीं है, जिस वजह से जो करंट है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। ऑल्टरनेटिंग करंट वो है जो बाय डायरेक्शनल है। बाय डायरेक्शनल का मतलब इसमें एक से ज्यादा डायरेक्शन से, बाई का मतलब तो बेसिकली दो से ही हो गया। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई लोड है, रेजिस्टेंस है, और इसका प्लस और माइनस फिक्स नहीं है, ऑल्टरनेटली ये चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है ना? पोलैरिटी चेंजेस, और ज्यादा समझदारी से अगर तुम्हें अच्छा करंट चाहिए, पीरियोडिकली चेंज होती है, यानी कभी तो करंट ऐसे आएगा और कभी करंट जो है वो ऐसे आएगा, इस तरह से, कभी राइट में कभी लेफ्ट में। तो ऑल्टरनेटिंग की पहचान क्या है? हम लिखेंगे पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ये है कि जो अपनी डायरेक्शन बदलेगा वो एसी, जो भी आदमी अपनी डायरेक्शन को बदलेगा वो आदमी एसी करंट कहलाएगा। जिसकी डायरेक्शन नहीं बदल रही है वो एसी नहीं कहलाएगा। ये पहचान। अगली बात आते हैं, AC current is measured with hot wire ammeter and voltmeter. Voltage is measured with hot wire voltmeter. जो नॉर्मल एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं, जो डीसी सोर्स के करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं, उनसे एसी करंट और एसी वोल्टेज दोनों ही मेजर नहीं हो पाते। इस वजह से हम इनके लिए एक नया डिवाइस हॉट वायर वोल्टमीटर और हॉट वायर अमीटर का इस्तेमाल किया करते हैं। ये हॉट वायर वोल्टमीटर और एमीटर क्या होते हैं, आगे के सेशंस में अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको बताया जाएगा। ऑल्दो आज तक कभी पूछा नहीं गया है, स्किप भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहेंगे तो हॉट वायर अमीटर वोल्टमीटर आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल देखें जरा क्या सीन है। एक चित्र है आपके लिए। एसी सोर्स का, सप्लाई का सिंबल ऐसा है कि आप एक गोला बना लेते हैं। कई बार गोला ना बना के किताबों में ऐसा एलिप्स सा शेप होता है और ऐसा कुछ सांप टाइप का इसके अंदर बना देते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो चीज है, चाहे वो सर्कल में हो चाहे वो एलिप्स में हो, ये एसी सोर्स का सिंबल है। जैसे डीसी का सिंबल जो हुआ करता था वो बैटरी से लिया जाता था, प्लस और माइनस, पोलैरिटी इज फिक्स्ड। तो ये डीसी सोर्स का सिंबल है। उसी तरह एसी का जो सिंबल है वो ये है जो हमने बनाया। अब आप देखें कि कोई एक लोड इंपीडेंस आपने लगा रखा है। लोड को, रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर बदल कर नाम इंपीडेंस बोलने लग जाएंगे, चैप्टर के धीमे धीमे समझ आएगा। आपने यहाँ पर कोई ना कोई एक एसी सप्लाई लगाया, रेजिस्टेंस के साथ, लोड के साथ आपने हॉट वायर एमीटर लगाया तो एसी करंट मेजर किया, और लोड के साथ आपने हॉट वायर वोल्टमीटर लगाया तो आपने पैरेलल में वोल्टेज मेजर किया। ये तरीका है।
जो हमारे घरों में बिजली आ रही है वो साइनसोइडल होती है, यानी साइन के ग्राफ में चलती है। तो अगर आपने करंट वाई एक्सिस में और टाइम एक्स एक्सिस में प्लॉट किया हुआ है तो आपको दिख रहा है कि इस प्रकार का कोई ना कोई एक पल्स दिखाई देगा जो साइन के ग्राफ में चलेगा, लगातार अपनी डायरेक्शंस को बदल रहा होगा। एक पल्स पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, 0 यहां पर π/2, तो यहां पर पाई, यहां पर 3/2 पाई और यहां पर 2 पाई, इस तरह से। तो ये पल्स चलती रहेगी, लगातार रिपीट होती रहेगी, तो हम कहेंगे एसी पल्स चल रही है। चलो भाई देखते हैं क्या सीन है। सवाल का नाम है पहचान कौन। मतलब आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा एसी करंट है। तो चलो भाई पहचानो। ये रहा ग्राफ, ये टाइम और ये करंट का। फिर ये रहा ग्राफ, ये टाइम, ये करंट का। फिर ये रहा ग्राफ, ये टाइम, ये करंट। फिर ये रहा ग्राफ, ये टाइम और करंट का। तो एक्स एक्सिस में आप टाइम मान लीजिए, वाई एक्सिस में आप करंट मान लीजिए। अब देखें और ग्राफ बनाते हैं। यहां पर टाइम, यहां पर करंट, और ग्राफ जो है अब सुंदर सा ये बना देते हैं। कुछ फीलिंग आई होगी इसको देखकर, बचपन में भी पढ़ा है ये टाइम और ये करंट। अब आप इसके लिए कुछ अच्छा कर लेते हैं, ऐसा कुछ बना लेते हैं। बताइएगा ये भी क्या है। अपने मन में आंसर रखिए, सोचिए और फिर टैली करिए कि कौन से कैसे करंट। ये आई और ये टी। चलो भाई आंसर करो, कौन सा एसी कौन सा डीसी, पहचानो कौन। तो पहचानोगे तो क्या लिखोगे, गौर से देखना। लिखोगे पहले वाले को डीसी। बात आती है डीसी क्यों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव साइड गया ही नहीं। इसे देखो शुरुआत में 0 था और फिर ये पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली बन गया है डीसी। इसे देखो ऊपर की पल्स पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो डायरेक्शन बदल गई तो एसी। यहाँ पे देखो पहले नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, तो ये फिर से क्या बन गया, एसी। आगे आइए, स्टैंडर्ड एसी का ग्राफ है, सबने बचपन से पढ़ रखा होता है, प्लस माइनस चलता रहेगा, तो एसी। आप देखें भले ये ऑसिलेट कर रहा है, कम और ज्यादा हो रहा है, लेकिन पहली पल्स भी पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव, तीसरी भी पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव साइड में ही। इसकी वैल्यू कम ज्यादा हो रही है पर ये डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, इस वजह से डीसी। सिमिलरली ये वैल्यू कम और ज्यादा भले ही हो रही है पर ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड में बना हुआ है, इस वजह से ये भी डीसी। तो कौन फ्लक्चुएट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या डायरेक्शन बदल रही है। जिनमें डायरेक्शन बदल रही है वो एसी है और जिनमें डायरेक्शन नहीं बदल रही वो डीसी। क्लियर है मेरी बात? इंपॉर्टेंट है, विचार करें इन बातों का। चलिए अगला देखें। साइनोसॉइडल जो ग्राफ है ना वो हमारे यहाँ बनाया जाता है। साइनोसॉइडल ग्राफ का मतलब क्या है कि जो साइन का ग्राफ है वैसी वाली पल्स बनाने के हम लोग काफी फेवर में रहते हैं। तो मान लीजिए कि हमने क्या कर रखा है, एक बी फील्ड जनरेट कर रखी है बड़ी कांस्टेंट। हालांकि मुश्किल काम है बी फील्ड को कांस्टेंट रख पाना, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड तरीके से हम मानकर चलते हैं कि बी फील्ड इस जोन में कांस्टेंट है। हमने कोई कॉइल ले रखी है, कॉइल का एरिया ए है, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसके बाद यहां से एक डायमीटर बनाया और डायमीटर के अबाउट अब हम इसे घुमाने की कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे घूम रहा है किसी ओमेगा से, एंड वी एंश्योर कि जो ये ओमेगा है बेटे ये कांस्टेंट रहे, ओमेगा में कोई परिवर्तन कोई चेंज ना आए, तब तो बात बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। जब ये घुमा, अच्छा गौर से देखना, तुम इसका फ्लक्स लिखो। आज की तारीख में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है b टाइम्स a इंटू कॉस थीटा। अभी इस पर्टिकुलर समय पर जो एरिया वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, ऐसे बना देना चाहिए, परपेंडिकुलर टू प्लेन अंदर की तरफ, और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो फिलहाल जो एरिया दिखाया जा रहा है
वो एरिया वेक्टर और बी फील्ड एक ही दिशा में है। तो t बराबर 0 पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज, डिग्रीज से मतलब नहीं, 0 रेडियंस, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मेरी बात? आज की तारीख में ऐसा है। और अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो टी टाइम में कितना घूम जाएगा? तो हमें पता है कि अगर कोई सर्कल हमारे पास है और सर्कल में पार्टिकल किसी जगह से किसी ओमेगा से घूम रहा है तो कितना एंगल घूम जाएगा? सब जानते हैं एंगल अपॉन टाइम इज ओमेगा, तो एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो जब ये चीज ऐसे घूमेगी तो टी टाइम के बाद ये कितना फ्लिप हो जाएगा, कितना घूम जाएगा, कितना टर्न हो जाएगा? तो हम कहेंगे एट t इक्वल टू टी, टी समय पर क्या होगा? तो हम कहेंगे थीटा की वैल्यू इस वाले फॉर्मूला से ओमेगा टी हो जाएगी। और ऐसे समय पे जो फॉर्मूला होगा फ्लक्स का वो बन जाएगा b इंटू ए इंटू बच्चा कॉस ओमेगा टी, बन गया थीटा की जगह ओमेगा टी। अब तुम जानते हो फैराडे लॉ के बारे में। फैराडेज लॉ क्या कहता है? फैराडेज लॉ तुम्हें कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा किसी कॉइल में वो होगा माइनस डी फाई बी बाई डी टी, प्रोवाइडेड कॉइल एक है, टर्न एक है। अगर टर्न एक से ज्यादा है तो आप n टर्न्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें चमत्कार की बात नहीं। ठीक, तो मैं एक ही टर्म के लिए सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहें तो उसे ज्यादा टर्म के लिए बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो। आप ईएमएफ इंड्यूस्ड कैसे लिखा जाएगा वो देखना। ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। हमने फाई क्या लिखा है बच्चों? हमने ये फाई लिखा, डिब्बे के अंदर बंद है आपके लिए, तो आप ब्रैकेट में लिखें बी ए कॉस ओमेगा टी। और आप जानते हैं कि b कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो सारी कहानी इस cos ओमेगा t के साथ होने वाली है। तो जब डिफरेंशिएट करोगे cos थीटा को तो तुम पाओगे कि माइनस साइन थीटा बनने वाला है, और थीटा की जगह पे जो कुछ भी लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt बाई dt हो जाएगा। और सब जानते हैं dt बाई dt तो अल्टीमेटली 1 बनने वाला है, तो फॉरगेट अबाउट दैट। माइनस बी ए और अंदर बचा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। माइनस से माइनस बेटा खत्म हो गए तो हमारे पास आंसर आया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और आपको लगा कि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अच्छी बात है, पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तो साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है, साइन की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और हम कहने लग जाते हैं कि ये वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है जो हमारे घरों में आ रहा है, जो साइनसोइडल है। साइनसोइडल होने का मतलब है कि साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है। ठीक, अच्छी बात। आप जरा इस बात को बहुत गौर करें कि साइन ओमेगा टी जिंदगी में कितना भी खाना पीना खा लेगा, इसकी वैल्यू +1 हो जाएगी, वो भी तब जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा। साइन ओमेगा टी, साइन थीटा, बेसिकली कोई भी एंगल साइन के अंदर आर्गुमेंट लिखा हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है, उससे बड़ी वैल्यू अवेलेबल नहीं हो सकती। तो अगर आपने बाकी सारे पैरामीटर्स को बच्चा कर दिया था फिक्स, तो लॉजिकली साइन ओमेगा टी के मैक्सिमम होने पर ये b कांस्टेंट था, a कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट था। तो साइन ओमेगा टी जिस दिन मैक्सिमाइज हो जाएगा उस दिन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो हम कहेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्स वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी ए ओमेगा, क्योंकि आप साइन ओमेगा टी को +1 रखने वाले हैं। इसी चीज को हम एक सिंबल दे देंगे ई नॉट। ई नॉट का मतलब पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग एसी करंट्स में ज्यादातर मैक्सिमम वैल्यू शब्द ना बोल करके पीक वैल्यू बोला करते हैं, और सब जानते हैं कि पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू से ही है। बस ये शब्द आपका किताबों में इस्तेमाल होगा, एग्जाम के टाइम जो लैंग्वेज आएगी एसी में उसमें यही इस्तेमाल होगा, इसलिए ध्यान रखना होता है ये पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू की वैल्यू भी क्या है? बी ए ओमेगा। अगर कॉइल बड़ी है तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, लॉजिकली फ्लक्स ज्यादा है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा है। और दूसरा, अगर तेज घुमा रहे हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। ये रहा। अब क्या किया जाए? कुछ खास नहीं, छोटा कर लेते हैं इसको। और इधर भेज देते हैं। हाँ, भेजने का कारण भी है,
जरूरी है इसको इधर पास में ही रखना ताकि आपको थोड़ा बहुत ग्राफ बताया जा सके। मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये बच्चा टाइम है और ये बच्चा ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ को गौर से देखोगे तो वो साइन का फंक्शन है, तो तुम जानते हो E इक्वल टू वो बी ए ओमेगा को मैंने ई नॉट लिख लिया और ये रहा बेटा साइन ओमेगा टी। तो आपको ऐसी फीलिंग जरूर आनी चाहिए कि ये तो बिल्कुल एसएचएम की इक्वेशंस हो गई, और जैसी एसएचएम की इक्वेशन से हम लोग डील किया करते थे, जिस तरह उसके फेज एंगल को देखा करते थे, एम्पलीट्यूड को देखा करते थे, ठीक वैसे ही इसे भी देखना है। इसमें फेज मैंने 0 मान रखा है, इनिशियल फेज तो खैर पर ही डिपेंड करता है, मैंने 0 मान रखा है। तो साइनसोइडल जो पल्स बनेगी वो इस तरह की बन जाएगी। थोड़ी अच्छी बना ले, उतनी अच्छी नहीं बनी। यस, और आपको दिखाई देगा कि एक पल्स बेटा पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, एक पल्स पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, इस तरह से चल रही है। और आपको दिखाई देगा कि ये जो पीक वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू दिखाई दे रही है, ये आपकी ई नॉट है। और यही चीज आपको नीचे नेगेटिव साइड में दिखाई देगी, तो हम बोल देंगे माइनस ई नॉट। कोई बुराई वाली बात बिल्कुल नहीं, आसान है। ठीक है, ये तो आसान चीज है। चलो आगे देखते हैं। तो आपको ऐसा लगना चाहिए तुरंत कि सर सर्किट में करंट कितना है, कॉइल में करंट कितना है। तो हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड करंट का मतलब होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ईएमएफ हमने कितना निकाला, हमने निकाला ई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें। ये जो वैल्यू मिल रही है ये हम कह रहे हैं पी आई नॉट। आई नॉट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू आप कैसे बोल देते हैं, तो पीक वैल्यू बोलने के लिए सिंपल है कि साइन के फंक्शन को छोड़कर जो कुछ भी है वही मैक्सिमम वैल्यू है। कारण ये है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकती है। तो आप इसका एक सुंदर सा नामकरण संस्कार कर दीजिए और इससे कहिए कि ये चीज जो है वो आपकी पीक वैल्यू है। एसी की इससे ज्यादा वैल्यू अवेलेबल नहीं हो सकती। तो फिर आपको सिखाया जाएगा कि चलो भाई एसी करंट का भी ग्राफ प्लॉट करके देखो। तो हमने कहा देखो एसी करंट का ग्राफ प्लॉट करें। यहाँ पे बच्चा करंट है, यहाँ पर बच्चा टाइम है। अब जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो क्या क्या विशेष ध्यान रखोगे, तुम कहोगे पीक वैल्यू ये और साइन ओमेगा टी। तो कॉमन सेंस से ये जो इक्वेशन बन के आ रही है ये भी एसएचएम की ही इक्वेशन है, क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। और ये साइन थीटा का ग्राफ बनेगा, एम्पलीट्यूड आई से डिफाइन होगा और इनिशियल फेज मैंने 0 ले रखा है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। थोड़ा सा अच्छा बना लें इस तरह से, और आप पाएंगे कि कहीं कहीं प्लस, कहीं माइनस, कहीं प्लस, कहीं माइनस, इस प्रकार की विचित्रता इसमें दिखाई दे रही है। और फिर यहां पर अगर आपने ऐसे कुछ बनाया तो इससे आप लिख रहे होंगे बेटा प्लस आई नॉट, और फिर वही यहां पर बना लें तो पीक वैल्यू दूसरे साइड पे दिखाई देगी माइनस आई नॉट। सब कुछ आपको नजर आ रहा है इस ग्राफ में, ये करंट का ग्राफ है। अब करंट और ईएमएफ के ग्राफ को साइमल्टेनियस ड्रॉ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं ईएमएफ और करंट के ग्राफ, क्योंकि दोनों की शक्लें एक है। आप ईएमएफ का ग्राफ बनाकर आए और करंट का ग्राफ बनाकर आए और आपने पाया कि दोनों के ग्राफ एक ही शक्ल के बन रहे हैं, तो अंतर किसका है, करंट और ईएमएफ एक साथ। तो मैं पहले आपके लिए ईएमएफ प्लॉट कर देता हूं। ठीक, ये ईएमएफ प्लॉट हो गया। अब मैं आपके लिए करंट प्लॉट करता हूं। थोड़ी सी बात समझना, करंट की वैल्यू जो है वो ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड्स में देखूं तो जनरली ऐसा पाया जाएगा कि ईएमएफ बड़ा है करंट से, क्योंकि आप 1 से छोटा रेजिस्टेंस का तो बहुत खास लॉजिक है, होता नहीं है। इस वजह से ज्यादातर रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 1 ओम से तो बड़ा रेजिस्टेंस ही रखते हैं। तो अगर R की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो लॉजिकली जो करंट है उसका मैग्नीट्यूड ईएमएफ से छोटा हो जाएगा नंबर्स में, जिसकी वजह से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो शुरुआत तो बेटा वहीं से करेगा जहां से ईएमएफ ने किया, और घूमेगा भी वैसे ही जैसे ईएमएफ घूम रहा था, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड में अंतर आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आप पाओगे कि ये जो हरा वाला पीक दिखाई दे रहा है ये आपके लिए आई नॉट है, और ये जो ऑरेंज वाला पीक दिखाई दे रहा है
ये आपके लिए E नॉट है। आप देखें ये 0 है बेटा, ये पाई है मेरे बच्चे, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ठीक है ना, और ये 4 पाई है, और इस तरह से चलता जा रहा है। आप चाहें तो इधर आधे पे देख सकते हैं, ये हिस्सा जो है जहां पे साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, आप इसे पाई बाई 2 लिख लें, और फिर आप इस वाले को भी लिख सकते हैं, कोई ना कोई नाम तो दे ही सकते हैं। तो ये बन जाएगा बेटा 3/2 पाई इस तरह से, और इस प्रकार से 5/2 पाई, 7/2 पाई, 9/2 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से ग्राफ की प्लॉटिंग हो सकती है। साइमल्टेनियस ग्राफ है। क्या खासियत है इन दोनों ग्राफ की? ग्राफ की खासियत ये है कि इनके जो फेज है वो सेम है, फेजेस आर सेम। और फिर ये कहा गया फेज सेम है, अच्छी बात है। दूसरी खास बात क्या है कि एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। एम्पलीट्यूड्स आर डिफरेंट। डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के साथ ये ग्राफ बनाए जा रहे हैं। तो कंपैरिजन वाले ग्राफ बहुत जरूरी हैं, आपको ये आने भी चाहिए, और अगर नहीं आते हैं तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप इन्हें देखें, यू विल फील गुड। अगर इनिशियल फेज 0 की बजाय मैंने कुछ और लिया होता तो ग्राफ कहीं और से चल रहा होता। फिलहाल नई चीज देखते हैं, एवरेज करंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एवरेज करंट देखो बेटा, एवरेज करंट क्या है? सबसे पहले करंट की कुछ वैल्यूज पे गौर करो या फॉर्मूले पे गौर करो। तो करंट का फॉर्मूला लिखा कैसे जा रहा है? लिखा जा रहा है I = I0 sin ओमेगा t। और जब I = I0 sin ओमेगा t लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि करंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं, करंट की वैल्यू लगातार 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 बदल रही है। अगर करंट की वैल्यू लगातार बदल रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो अगर आप ये सोचें कि आपने कोई अप्लायंस लगाया, एसी लगाया, टीवी लगाया, फ्रिज लगाया, स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है। एक्चुअली अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी से मिलने वाली एनर्जी कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी, कि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा किसी ना किसी अप्लायंस को। वो एनर्जी इस करंट से कैसे निकाली जाएगी? ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज देगा, हर बार लगातार बदलेगी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कि हम करंट की एवरेज वैल्यू निकालें और एवरेज वैल्यू से पावर के और एनर्जी कैलकुलेशंस करें कि कितनी एनर्जी कोई अप्लायंस कंज्यूम कर रहा है। तो हम ये मानते हैं कि चलो चेक करते हैं कि क्या क्या पावर किस किस तरह के करंट की एवरेज वैल्यू से निकलेगी। तो सबसे पहले हम कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल। बात समझना, एनर्जी कैलकुलेशन के लिए बातें हो रही हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन फुल साइकिल। फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या है करंट की? 2-3 मिनट अगर आप गौर से देखेंगे बेटा तो यहां से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर मैं आपसे ये कहने लग जाऊं कि आई एवरेज कितना होगा, तो आप कहेंगे आई एवरेज का मतलब होगा टोटल चार्ज कितना फ्लो कर गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा। तो हमने कहा ठीक है, टोटल टाइम को अगर मैं देखूं तो मैं कह सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dt। बात तो बन गई साहब। टोटल चार्ज को कैसे देख सकते हैं? तो देखना, इंस्टेंटेनियस करंट को लिखा जा सकता है dq बाय dt। और अगर मैं यहां से dq को अकेला कर लूं तो मैं लिख सकता हूं I dt, और फिर अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो ये इंटीग्रेशन होकर के टोटल चार्ज ही बनने वाला है, इंटीग्रेशन ऑफ I dt। देख मेरे पास टोटल चार्ज भी है मेरे बच्चे, और मेरे पास टोटल टाइम भी है। यानी अब अगर मैं यहां से I एवरेज निकालने जाऊं तो I एवरेज निकालने का मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ I dt करना डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt करना। और फिर तुम कह रहे हो कि तुम्हें आंसर चाहिए फुल साइकिल में। फुल साइकिल का मतलब हुआ जो पीछे ग्राफ बनाया है इसमें यहां से शुरू हुए और एक कंप्लीट ऑसिलेशन करना, यानी ऑसिलेशन के नाम पर 2 पाई का फेज चल जाना। ये 2 पाई का फेज चलेंगे तो कहेंगे 1 कंप्लीट ऑसिलेशन। चलो भाई आगे वापस से, तो ये रहा 0 से t और ये भी रहा 0 से t। इस तरह से आप पाएंगे कि नीचे वाला dt इंटीग्रेट होके बेसिकली टोटल टाइम t ही देने वाला है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं।
तो उसको इंटीग्रेशन के उसमें झंझट में नहीं ले जाते हैं। आई की जगह लिखते हैं बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी फिर डी टी, 0 से लेके कैपिटल टी तक। आप जानते हैं पीक वैल्यू तो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करी, टाइम का फंक्शन तो ये साइन थीटा है, साइन थीटा ही तो करंट को घटा बढ़ा रहा है। पीक वैल्यू तो एम्पलीट्यूड है, फिक्स है, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा आई नॉट बाई टी। इंटीग्रेशन किसका करेंगे बेटा, हम करेंगे साइन ओमेगा टी dt का 0 से t तक। आप पा रहे हैं बच्चा, बहुत गौर से देखिएगा कि साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन करोगे तो पाओगे माइनस कॉस ओमेगा टी, और उसके बाद ये ओमेगा जो है वो मल्टीप्लिकेशन सॉरी डिवीजन में बाहर आ जाएगा। साथ में जो कुछ भी होता है वो डिवीजन में बाहर आ जाएगा। 0 से t तक की बात करेंगे, आई नॉट बाय ओमेगा टी लिखा जाए और माइनस को निकाल लिया जाए बाहर। तो हमने लिखा यहाँ पे बेटा cos ओमेगा कैपिटल T माइनस cos 0, t की जगह पे t और 0 डाल दिया गया, ये किया गया। अब देखिए बेटा क्या आ रहा है, माइनस आई नॉट बाय ओमेगा टी लिखा गया। अब ओमेगा को गौर से देखना, ओमेगा की कुछ वैल्यू होती है, वो होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल T, ये ओमेगा है। और हमेशा ध्यान रखना है वैल्यू फिक्स होती है, t से t कैंसिल कर दो तो तुम्हारे पास cos 2 पाई बचेगा। आप लिखोगे cos 2 पाई माइनस cos 0, और आपको एक बात की फीलिंग आएगी कि सर चाहे 2 पाई हो और चाहे 0 हो, cos sin tan जितने भी हैं ये 2 पाई के इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं। तो cos 0 1 है तो 2 पाई भी 1 है, 1 माइनस 1 क्या होता है 0। तो बच्चा आई एवरेज आ जाता है 0। और हम ये पाते हैं कि एवरेज करंट फुल साइकिल में एसी साइनसोइडल वेव के लिए 0 निकल के आता है। इसका मतलब अगर एवरेज करंट 0 है तो इस एवरेज वैल्यू से हम एनर्जी के कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, हमें कोई और तरह की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिससे करेक्ट कैलकुलेशंस एनर्जी की और पावर कंजम्पशन की जा सके। अगले टर्न पे हम वो करेक्ट कैलकुलेशन सीखेंगे कि कौन सी वैल्यू करंट कैसी ली जाती है जिससे हम पावर और एनर्जी के कैलकुलेशंस किया करते हैं। फिलहाल एवरेज करंट, एसी के पहचान, उसके ग्राफ और उसकी इक्वेशन, टाइम के साथ कैसा वेरिएशन है और कैसी पल्स बनती है, सारा कुछ सिखाया गया है। एवरेज करंट की डेरिवेशन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड पे लिखी है ये आप ऐसे की ऐसे उतार लीजिए, मान लीजिए कि पेपर में 1 नंबर 2 नंबर में आती ही आती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, इससे आगे नहीं खींचेंगे, काफी सारे टॉपिक्स आपको देने थे वो हमने दे दिए। आज के लेक्चर को यहाँ फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हमें पूरे साल फॉलो करते रहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी करा रहे हैं, पूरी तरह से डेडिकेटेड टीचर्स हैं जो आपको काम करा रहे हैं, और पूरे साल जो इस बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा वही आपके पेपर पे आएगा। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है, आरटी अकेडमी में आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स। मिलेंगे अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक यू।